हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन 3 प्रकार की पुस्तकें हमें देखने को मिलती है। तो हमारे जहन में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि भारतीय इतिहास का ये विभाजन किस आधार पर किया गया। तो इसको समझने से पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि भारतीय इतिहास की विभाजन का प्रारंभ है वो किसने किया और इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। तो देखिएगा, प्राचीन काल में जो इतिहास लिखा जाता था हमारे यहाँ, वो उसका वो यूरोपियंस जो इतिहास लिखते थे उस तरह से इतिहास नहीं लिखा जाता था। उसमें समय को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि प्राचीन भारतीयों का जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक था और इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य है वो एक प्रकार से व्यक्ति का नैतिक उत्थान है वो करना था। इसलिए वो विभिन्न कथा कहानियों के माध्यम से है वो इतिहास की शिक्षा वो लोगों को युवाओं को है वो देते थे और इस कारण से है वो तिथि को विशेष ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आए तो ऐसी स्थिति में उन्होंने समझा, अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उन्होंने वो भारत के अंदर औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि वो पहले भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत की जो ट्रेडिशंस है उसको वो समझे। तो भारत की जो ट्रेडिशंस है उसको समझने के लिए उनके सामने एक प्रमुख समस्या ये थी, क्योंकि हमारा जितना भी लिटरेचर था, प्राचीन भारत का लिटरेचर की हम बात करते हैं तो वो या तो संस्कृत भाषा में था या प्राकृत में था या पाली में था। क्योंकि जो हम जैनिज्म का है वो एक तरह से प्राकृत भाषा में था, बुद्धिज़्म का पाली में था और कुछ बाद के अंदर लिटर में संस्कृत के अंदर था। और जब मध्यकालीन जो साहित्य की हम बात करते हैं तो वो लिटरेचर है वो ज़्यादातर फारसी में था और नहीं तो अरबी में था या तुर्की में था। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो अंग्रेज़ों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के अंदर है बहुत समस्या है वो उत्पन्न हो रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न भारतीय सभ्यता और संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए जो भारत का जो साहित्य है उसका है वो एक तरह से है वो उसका अनुवाद है वो करवाया जाए। और भारतीय साहित्य का जो अनुवाद करवाने के लिए उन्होंने है वो जिन संस्थाओं की स्थापना की उसको एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई और 1823 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो इन एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से है वो भारतीय जो साहित्य है उनका अनुवाद है वो करना प्रारंभ हुआ। और इस अनुवाद करने में जो पाश्चात्य भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसमें विलियम जोन्स और मैक्स मुलर वो प्रमुख थे। और उन्होंने उन्होंने सर्वप्रथम है जो भारत के जो संस्कृत में जो सबसे पहले भारत के जो संस्कृत साहित्य था उसका उन्होंने है वो एक तरह से है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर वो अनुवाद करवाया। तो लेकिन इसके अनुवाद के पश्चात है जब अनुवाद हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो भारतीय इतिहास का जो प्रथम जो विभाजन करने का जो श्रेय है वो एक जो जेम्स मिल है जो लंदन जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या है कि वो एक उपयोगितावादी और एक राजनीतिक चिंतक थे। तो उन्होंने 1817 में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उन्होंने इस पुस्तक में सबसे पहले है वो भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया और उसका नाम उन्होंने दिया हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। और इस विभाजन का जो आधार था जेम्स मिल है, जिन्होंने हिंदू इंडिया है उसको फ्रॉम द बिगनिंग अर्थात जो वैदिक सभ्यता से लेकर के जो 12वीं शताब्दी तक का काल उसको हिंदू इंडिया का, अर्थात जब मुगल साम्राज्य जो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, या हम कहें कि जो मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, तब तक के काल को हिंदू इंडिया कह दिया। और
जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के है वो 18वीं शताब्दी तक का जो काल है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मोहम्मद शाह तक का जो काल है उसको उन्होंने मुस्लिम इंडिया कह दिया। और उसके पश्चात जो प्लासी के युद्ध के बाद या 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के जो भारत विभाजन का काल है उसको ब्रिटिश इंडिया कह दिया। और इस विभाजन का आधार, इसका विभाजन का आधार उन्होंने यहाँ के जो शासक थे इस काल के अंदर जिन जिन शासकों ने जो शासन किया उनके धर्म के आधार पर है उन्होंने भारत का विभाजन किया। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू इंडिया, उन्होंने कहा कि जो इस काल के अंदर जो 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 प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो जो शासक हुए हिंदू हुए थे और उन्होंने हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो हिंदू धर्म को संरक्षण दिया और हिंदू जो धर्मशास्त्र उनके अनुसार उन्होंने शासन किया, इसलिए इसको हिंदू इंडिया कह दिया। और जो मध्यकाल है उसको, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मध्यकाल के अंदर है जो ज़्यादातर राजवंश है वो इस्लामी थे और वो इस्लाम धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया और उनके शासन का जो आधार है वो कुरान और हदीस है, आधार इस्लामी धर्म ग्रंथ है, इसके आधार पर उन्होंने उनको हिंदू इंडिया कह दिया, मुस्लिम क्या कहना चाहिए, मुस्लिम भारत है उसको कह दिया या मुस्लिम इंडिया कह दिया। जबकि ब्रिटिश काल है उसको उन्होंने कहा कि भाई इस काल के अंदर है भारत की राजनीतिक सत्ता वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, इसलिए उन्होंने इसको ब्रिटिशर्स कह दिया जो ईसाई धर्म के फॉलोवर्स थे। तो इस तरह से धर्म के आधार पर है वो जेम्स बिल के अंदर है, जेम्स बिल है, उन्होंने भारतीय इतिहास का एक तरह से सांप्रदायिक वर्गीकरण उन्होंने कर दिया, कम्युनल जो डिवीज़न कर दिया। तो देखिएगा, लेकिन जो भारतीय इतिहास का जो सांप्रदायिक जो वर्गीकरण है वो तो जेम्स मिल ने कर दिया, लेकिन जो जो भारतीय इतिहासकार है, भारतीय विद्वान है, उन्होंने जेम्स मिल के इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास का विभाजन किया वो बिल्कुल गलत है, आधारहीन है, तथ्यहीन है और जो विभाजन किया वो गलत किया है। और उन्होंने विरोध किया और विरोध के उस जेम्स मिल के विभाजन का तर्कों के आधार पर उन्होंने खंडन किया। जैसे उन्होंने हिंदू इंडिया जैसे जेम्स मिल ने कहा उसका उन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा कि भारत के अंदर है वो प्राचीन काल में हिंदू शासक ही नहीं रहे, अपितु है जो हिंदू शासकों के अलावा जो शासक थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं थे, अपितु दूसरे धर्म को मानने वाले भी थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था, अशोक है उनका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था और वैसे उन्होंने धर्म का प्रचार किया। खारवेल का व्यक्तिगत धर्म जैन धर्म था, कनिष्क का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म था, हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म था। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते, जेम्स मिल का ये कहना है कि प्राचीन काल के जो शासक जो है उनका धर्म है वो हिंदू था, हिंदू के अलावा दूसरे धर्म के लोगों ने भी शासन किया। तो इस कारण से जेम्स मिल का ये कथन है कि जो प्राचीन काल में हिंदू शासकों ने है वो शासन किया। दूसरा, जेम्स मिल ने कहा कि उन्होंने धर्मशास्त्र हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन किया, वो भी गलत है, क्योंकि जो हिंदुओं का जो प्रसिद्ध साहित्य है वो तो वैदिक साहित्य है, लेकिन वैदिक साहित्य की बात के अंदर है जो शास्त्र लिखे गए उसको स्मृतियाँ कहा जाता है और स्मृतियों के अंदर सबसे प्राचीन मनुस्मृति कहा जाती है और कहा जाता है कि मनुस्मृति के आधार पर है वो शासन संचालन होता था। हालांकि मनुस्मृति के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का समाज विभाजन था, वर्ण व्यवस्था थी और सभी वर्णों के अंदर भेदभाव था, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप में तो मनुस्मृति में कुछ कहा गया है, कितनी सही बात है और कुछ बाद में जोड़े गए अंश भी हो सकते हैं मनुस्मृति के अंदर है। उसकी वास्तविक जो अंश है वो अलग होंगे, बाद के अंदर इसमें काफ़ी बातें जोड़ दी गई होगी, ये एक विवाद का विषय है। लेकिन मनुस्मृति की यदि हम बात माने तो उसमें ब्राह्मणों के लिए 6 कर्तव्य बताए गए हैं, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, ये 6 कर्तव्यों के अलावा ब्राह्मण को दूसरा कार्य नहीं कर सकता। लेकिन प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि शुंग, कण्व और सातवाहन थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने शासन किया। यदि मनुस्मृति के आधार पर हिंदू शासक शासन करते या प्राचीन भारत के जो शासक शासन करते तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को शासन नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार से क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है वो शासन करने का जो अधिकार क्षत्रियों का था, लेकिन प्राचीन भारत के अंदर हमें कुछ ऐसे राजवंश भी मिलते हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, जैसे गुप्त राजवंश वैसे थे, नंद है वो शूद्र थे और जो मौर्य उनको हम ट्राइबल्स कह सकते हैं और पल्लव को हम एक प्रकार से लुटेरे भी कह सकते हैं। विदेशी ने भी शासन किया, जैसे आपके ग्रीक है, इंडो ग्रीक है, पार्थियन है, कुषाण है। तो इस तरह से भारत के अंदर सभी ने शासन किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल क्षत्रियों ने शासन किया। तो इसके अलावा जो एक तरह से मनुस्मृति के अंदर जो विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग जो व्यवस्था की गई है वो प्रैक्टिकली रूप में नहीं थी। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यवस्था थी,
जो जो एक प्रकार से बुलाने का जो तरीका है, अभिवादन का तरीका है, वो अलग अलग था। जनेऊ धारण करने का तरीका वो अलग अलग था। एक तरह से मृतक संस्कार की विधि अलग अलग थी। वस्त्र पहनने और कपड़े पहनने की जो विधि है वो अलग अलग थी। ब्राह्मण को 5 कमरों में रहना चाहिए, और क्षत्रिय को 4 कमरों में, वैश्य को 3 में, और शूद्र को 2 कमरे के अंदर रहना चाहिए। ब्राह्मण को है वो को दंड का जो परीक्षण करना है तो ब्राह्मण को तुला से करना चाहिए, क्षत्रिय को अग्नि से करना चाहिए, वैश्य को जल से, और शूद्र को विष से। इसी तरह से कपड़े पहनने के अंदर भी अलग था कि ब्राह्मण को श्वेत कपड़े पहनने चाहिए, और क्षत्रिय को लाल, और वैश्य को पीला और काला। लेकिन क्या है कि ये सैद्धांतिक था, वास्तव के अंदर है वो ये व्यवहारिक रूप के अंदर है वो प्रचलित नहीं था। इसलिए जेम्स मिल का ये कहना कि प्राचीन काल को प्रारंभिक काल को हिंदू काल कहना वो सही प्रतीत नहीं होता। और दूसरा क्या है कि मुस्लिम जो मुस्लिम काल है उसके विषय के अंदर भी जेम्स मिल का जो कथन बिल्कुल गलत है कि मध्यकाल में केवल मुस्लिम शासकों ने शासन किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि मध्यकाल में हिंदू शासकों ने भी शासन किया। जैसे संगम, सुलभ, तुलभ, संगम वंश में हम देखते हैं, विजयनगर के अंदर हम देखते हैं, तो वहाँ पे हमें एक प्रकार से कृष्णदेव राय वगैरह है वो जो शासक थे, हिंदू शासक थे। इसके अलावा हम जो प्रांतीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं जो शासक की तरह शासन करते थे वो भी दूसरे धर्म को मानने वाले थे। हम ये नहीं कह सकते केवल मुसलमानों ने शासन किया, और मुसलमानों ने केवल मुस्लिम धर्म को संरक्षण दिया, ये बात भी नहीं है। उस समय दूसरे धर्म भी है वो उनकी वही स्थिति थी। और शरीयत के अनुसार भी मुस्लिम शासकों ने वो शासन नहीं किया, क्योंकि शरीयत के अंदर तो क्या है कि 4 ही प्रकार के कर थे, जजिया, ज़कात, खिराज और खम्स है। जबकि अब फिरोज तुगलक के शासनकाल में 23 प्रकार के कर प्रचलित थे। यदि शरीयत के अनुसार शासन करते तो विभिन्न प्रकार के कर प्रचलित नहीं होते, क्योंकि अरब कंट्री के अंदर जहाँ था वहाँ पे ज़्यादा कर नहीं लगा सकते थे। लेकिन भारत एक समृद्ध प्रांत था, इसलिए वहाँ ज़्यादा कर लगा सकते थे, क्योंकि करों की जो व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है वो तो जो ज्योग्राफी के अनुसार होती है। तो यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा थे, ज़्यादा प्रकार के कर थे। और शरीयत के अनुसार यदि कर होते तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मुस्लिम शरीयत के अंदर तो 50% से अधिक कर नहीं लगा जा सकता, और 4 करों के अलावा दूसरे प्रकार के कर नहीं लगा सकते। जबकि फिरोज तुगलक ने वो सिंचाई कर है वो लगाया उलेमाओं से, और जैसे 50% से ज़्यादा जो अलाउद्दीन खिलजी है और के शासनकाल के अंदर है वो 50%, 80% कर उसने वसूल किया। तो यदि शरीयत होती तो ऐसा नहीं होता। और जो लूट के माल के जो माल था जिसको खम्स कहा जाता था, उसमें शरीयत की मुस्लिम शरीयत के अनुसार तो 20% सैनिकों को 80% सैनिकों को, 20% शासक के पास है वो बंटवारा होना चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 80% है वो अपने खजाने में रखा और 20% सैनिकों को दिया। शरीयत में होता तो ऐसा नहीं करता। और उलमा वर्ग ने जब विरोध किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि राज्य के हित में क्या है, और मैं वही काम करता हूँ जो कि राज्य के हित में है। क़यामत के दिन जब फरिश्ते मेरी रूह कब्ज़ करेंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन राज्य के हित में वो ये काम करता हूँ। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत की अवहेलना की। यदि शरीयत को मानता तो अलाउद्दीन खिलजी है वो जो खम्स है उसको 80/20 है वो नहीं 20 नहीं करता। तो इस तरह से क्या है कि जो मुस्लिम काल के अंदर भी है वो जो एक तरह से जो जेम्स मिल ने जो विभाजन किया कि शरीयत के अनुसार चलता था, हिंदू शासक थे, मुस्लिम शासक थे मध्यकाल के अंदर, इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विभाजन का जो आधार था वो एक तरह से टेंडेंसी थी, प्रवृत्तियाँ थी। एक तरह से ब्रिटिश काल के अंदर जैसे ब्रिटिश जो शासक थे जो भारत के अंदर आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए और अपनी संस्कृति को ऊंचा दिखाने के लिए है वो अपने इतिहास का महिमा मंडन किया, विदेशी इतिहास का, विदेशी शासकों का महिमा मंडन किया। जैसे सिकंदर की हम बात करते हैं, सिकंदर भारत के अंदर है, स्मिथ ने जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा उसमें सिकंदर को बड़ी महिमा मंडन किया गया है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो सिकंदर एक छोटे से प्रांत जो पंजाब था जिसके शासक भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वहाँ उनको पराजित किया और 19 महीने ही रहा। जबकि स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 1/3 भाग है वो सिकंदर का महिमा मंडल में लगा दिया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा वो एक प्रकार से भारतीय अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतिहास लिखा। और इन्होंने यहाँ पर जो धर्मांतरण किया उस धर्मांतरण के अंदर भी उन्होंने क्या है कि एक तरह से नियम कानून है वो चेंज किए जिससे ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा वो स्थापित हो। तो इस तरह से क्या है कि जो जेम्स मिल का जो विभाजन है उसको है वो भारतीय विद्वानों ने वह स्वीकार कर दिया। और सबसे पहले जो
जो जेम्स मिल को जो अस्वीकार करने वाले थे वो रामशरण शर्मा थे, आर.एस. शर्मा थे, और जिनकी किताब भी आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो आर.एस. शर्मा ने सबसे पहले है वो भारतीय सामंतवाद पर वो अपनी लेखनी चलाई, और उसमें उन्होंने कहा कि जो जो इस विभाजन का जो आधार है वो विश्व इतिहास के संदर्भ के अंदर है वो करना चाहिए, और विश्व इतिहास के संदर्भ में इतिहास का जो विभाजन का जो आधार है वो एक प्रकार से सामंतवाद है। सामंतवाद से पहले की व्यवस्था को प्राचीन काल कहा जाता है विश्व इतिहास के संदर्भ में, और जो सामंतवाद का जो काल है वो मध्यकाल कहा जाता है, और जो सामंतवाद के बाद का काल अर्थात पूंजीवाद का काल है वो आधुनिक काल कहलाता है। तो एक तरह से विश्व इतिहास के संदर्भ के अंदर आर.एस. जो शर्मा जैसे विद्वान है उन्होंने है वो भारतीय इतिहास का विभाजन है वो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर कहा, और उन्होंने यूरोपीय सामंतवाद के आधार पर भारतीय सामंतवाद का अध्ययन किया। और उन्होंने कहा कि यूरोप का सामंतवाद हालांकि अलग प्रकार का था, लेकिन उसी समय है वो भारत के अंदर भी सामंतवाद था। सामंतवाद के अंदर क्या है कि एक प्रकार से राजा होता था, वो अपनी भूमि का मालिक होता था मध्यकाल में, वो अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं उनको भूमि का हिस्सा देते थे और वो उसके द्वारा भरण पोषण करते थे, और वो एक प्रकार से कृषकों से खेती कराते थे। तो इस प्रकार जो आपसी सहयोग पर आधारित जो व्यवस्था थी वो सामंतवाद कहलाती थी। और एक सामंत वो एक बिचौलिए की तरह कार्य करते थे। उनका जो एग्रीकल्चर करने में जो प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती थी, एक प्रकार से बिचौलिए का काम है, एक प्रकार से आड़तीय का काम वो करते थे। तो इस प्रकार जो सामंतवाद है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम देखते हैं तो सामंतवाद का जो उदय उत्तर मौर्य काल के अंदर होता है, और गुप्त काल के अंदर आते हैं उसका विकास होता है, और उत्तर गुप्त काल के अंदर विकसित हो जाती है, और राजपूत काल तक है वो सामंतवाद रहता है। तो इस तरह से प्राचीन काल है वो सामंतवाद के आधार पर है। वो प्रारंभिक काल से लेकर के 750 ईस्वी तक, अर्थात हर्ष की मृत्यु के 100 साल तक सामंतवाद रहा, तब तक को प्राचीन काल कह दिया। और 8वीं शताब्दी से लेकर के है वो एक तरह से 18वीं शताब्दी का जो काल है उसको जो सामंतवाद जो एक प्रकार से 8वीं शताब्दी से लेकर के जो 18वीं शताब्दी का जो काल है उसको मध्यकाल कह दिया, क्योंकि सामंत व्यवस्था है वो चरम सीमा पे थी। और एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो आधुनिक काल है वो एक प्रकार से सामंतवाद के पतन का काल था। 18वीं शताब्दी के अंदर सामंतवाद का पतन हो जाता है और एक प्रकार से पूंजीवाद का आरंभ हो जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के 100 साल बाद अर्थात 750 ईस्वी तक का जो काल है, जो प्रारंभ से लेकर के 750 ईस्वी तक का काल प्राचीन काल है, और 750 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के मध्य का काल है वो आधुनिक काल है, और मध्य काल है, और 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के भारत विभाजन तक का काल है वो उसको आधुनिक काल का। तो इस तरह से प्लासी को युद्ध का भारत जो आधुनिक भारत का आधुनिक जो काल है उसके संदर्भ में 3 बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो आधुनिकता का जो आधुनिक प्रवृत्ति, आधुनिक काल किसको कहेंगे, जब एक प्रकार से तर्क को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर दिया, हर बात को तर्क की कसौटी पे, क्योंकि मध्यकाल के अंदर धर्म के आधार पर है, आंख मूंद के जो धर्म पे दिखा उसके आधार पर बातों को स्वीकार किया जाता था। लेकिन आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ उसमें तर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। किसी बात को तभी स्वीकार किया गया जब एक तरह से है वो तर्क हो। और आधुनिक की एक विशेषता प्रगतिवादी जो सोच थी उसके अंदर कि आप अपने कर्म के द्वारा है, मेहनत के द्वारा है, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, और इसमें मनुष्य के जीवन को है वो एक तरह से महत्व दिया गया। क्योंकि जो मध्यकाल धर्म जो है उसके अंदर तो क्या है कि इस लोक के अंदर जन्म लेना ही एक तरह से कहा गया कि पाप है, क्योंकि ईश्वर ने है वो एक तरह से सजा देने के लिए वो पृथ्वी पे भेजा है। लेकिन आधुनिक काल के अंदर मानवतावादी सोच पैदा हुई कि नहीं, ये जीवन भी महत्वपूर्ण है और इस लोक को बेहतर बनाने के लिए है वो हमें प्रयास करना चाहिए, और व्यक्ति को महत्व दिया गया, क्योंकि मध्यकाल के अंदर है वो ईश्वर को ज़्यादा महत्व दिया गया, व्यक्ति के अपने को महत्व नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक काल के अंदर वो मानवतावाद को महत्व दिया गया। तो इस प्रकार से आधुनिक काल की जो 3 विशेषताएं, जिसमें जो कार्यकारण संबंध था अर्थात तर्क को महत्व देना, और एक प्रकार से जो प्रगतिवादी जो सोच था और मानवतावादी सोच था, तो उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। तो आधुनिक काल के अंदर एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें 2 शासकों के बीच युद्ध नहीं था, अपितु 2 व्यवस्थाओं के बीच युद्ध था, जिसमें जो अंग्रेज थे वो पूंजीवादी व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि सिराजुद्दौला वो सामंतवादी व्यवस्था के प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया प्लासी युद्ध के बाद, और जो पूंजीवाद है उसका वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार जो आधुनिक काल है उसमें एक प्रकार से हम कहते हैं कि
शोषण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। अंग्रेज़ों ने शोषण करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो मुग़ल भारत में रहे तो उन्होंने यहाँ का पैसा है वो यहीं खर्च किया और उन्होंने भारत को ही अपना देश माना। इसलिए तुर्कों के कारण से, मुग़लों के कारण से भारत को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अंग्रेज़ों के कारण से हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को अपना देश कभी नहीं समझा। यहाँ का धन वो विभिन्न माध्यमों से इंग्लैंड ले गए और वो धन हमारा किसी भी प्रकार से वो भारत नहीं आया। तो भारत के अंदर जैसे दादा भाई नौरोजी करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, एक तरह से हुआ और हमारा पूरा का पूरा धन है वो इंग्लैंड चला गया। तो अंग्रेजी शासनकाल ने भारत के अंदर है वो काफ़ी उसका दुष्प्रभाव हुआ और भारत जो सोने की चिड़िया थी वो एक प्रकार से है वो दरिद्र से दरिद्र है वो होती चली गई आधुनिक काल के अंदर। तो आधुनिक काल का जो जेम्स मिल ने जो विभाजन किया था, इससे क्या है कि जिन्ना का जो द्विराज सिद्धांत था उसको बल मिला, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत का, जेम्स मिल के सिद्धांत को प्रतिपादन किया कि दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं और यदि दोनों संस्कृतियां रहेंगी तो ऐसी स्थिति में जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर जो कम्युनल राइट हुए तो एक प्रकार से है वो कम्युनल राइट को बचाने के लिए है वो भारत विभाजन किया गया, क्योंकि भारत एक इंसानियत वाला देश था। भारत में मानवता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, राष्ट्र की अपेक्षा इंसानियत को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए गृह युद्ध टल सके, इस कारण से भारत विभाजन किया गया। और इसमें काफ़ी हद तक है वो जेम्स मिल का जो सांप्रदायिक सोच है वो भी उत्तरदायी था, क्योंकि उसने इस प्रकार की विचारधारा पैदा कर दी कि हिंदू मुस्लिम है, उसमें फ्रिक्शन पैदा करना अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया। तो भारत में जो सांप्रदायिकता का जो उदय है वो प्राचीन काल मध्यकाल में नहीं था, अभी तो अंग्रेजों के काल में हुआ। पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से सांप्रदायिकता लाई भारत के अंदर। तो भारत में जो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, जिसका जो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, एक तरह से दो धर्मों के आधार पर दोनों के मध्य खाई पैदा करने का जो कार्य किया वो एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था ने किया। और इसका ये जो सोच है, उसका जो दर्द है वो आज भी हम किसी न किसी रूप के अंदर हम भुगत रहे हैं। तो इस इतिहास की इस जो विभाजन है, काल विभाजन है, उसको समझ करके हम भारतीय इतिहास की जो चेंजेज हो रहे हैं, जो परिवर्तन हुए प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।